ध्यान से समझिएगा इस बात को। छंद हो, इसी भी हमको लगे बताइए कि इसमें कितने लोग ऐसे हैं कि जो छंद नहीं पढ़े कभी भी? कोई है ऐसा छंद जो कभी पढ़ा ही ना हो? 1 2 3 4 5 6 इतने लोग 7। आप छंद नहीं पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं? क्लास में नहीं पढ़ाया गया है? अच्छा आप गार्ड थे उस समय, चलिए कोई बात नहीं। और उसके बाद 9 10 में नहीं पढ़े हैं? 9 10 में पढ़े हैं? कुछ पढ़े, चलिए कोई बात नहीं। चलिए देखिए, वो इसी भी देखिए आपको इससे कहने का मतलब है कि जिस तरह से क्लास में पढ़ाया गया होगा उस हिसाब से नहीं पढ़ाएंगे। हाँ, मेन पढ़ाएंगे रिवीजन टाइप का, बस ना, ताकि आपका मेन क्वेश्चन हो जो आपके एग्जाम में बनता हो और इम्पोर्टेंट भी हो, बस ना। और बाकी उसमें जो समझाने वाला उचित होगा वो समझाएंगे। तो अब ध्यान से समझिए, अब ये टॉपिक आपको जो है क्लियर ध्यान से समझ लीजिएगा। किसी को डाउट होगा तो पूछ सकते हैं, ठीक है? ध्यान समझिएगा। यहाँ पे देखिए अब छंद आपको पढ़ाएंगे, तो पहला तो ये है कि छंद जो है किस धातु से मिलकर बना है। तो ये आपका जो छंद पूछेगा किस धातु से, तो क्या बताइएगा? छद धातु से। अब बताइए छद का जो है शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आच्छादित करना या खुश करना। तो जब भी कोई पूछेगा कि छंद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो खुश करना या आच्छादित करना। अब आता है कि छंद का सर्वप्रथम जो उल्लेख है, सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? कहाँ बताएंगे? ऋग्वेद में। कहाँ पे? ऋग्वेद में। और ऋग्वेद में कौवें मंडल मिलता है? ये 10वें मंडल मिलता है। तो सीधे सीधे ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि आपका जो है छंद है इसका सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो क्या बताएंगे आप लोग? ऋग्वेद। ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं? 10। तो कौवें मंडल मिलता है? 10वें मंडल मिलता है। अब आता है कि 10वें मंडल में किसमें मिलता है? तो आपका पुरुष सूक्त में। किसमें मिलता है? तो पुरुष सूक्त में। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपका 10वें मंडल में पुरुष सूक्त मिलता है। अब आता है कि एक छंद शास्त्र की रचना की गया था। तो छंद शास्त्र की रचना किसने किया था? तो पिंगल मुनि। एक आचार्य थे जिनका नाम था पिंगल मुनि, वो छंद शास्त्र क्या क्या किए थे? रचना किए थे। इसीलिए छंद का दूसरा नाम क्या होता है? पिंगल होता है। तो छंद का जो है आपका जो नाम होता है वो क्या दूसरा आपका पिंगल होता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान से समझते हैं कि छंद के कितने अंग होते हैं। तो सीधे सीधे ये समझना होगा, किसी भी छंद को समझने के लिए इसके अंग को समझना होगा। तो छंद के अंग, तो छंद के कितने अंग होते हैं? तो 7 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 7। तो ये जब तक आप 7 अंग नहीं जानेंगे तब तक किसी भी छंद को समझ नहीं पाएंगे। तो सीधे सीधे यदि आपको ये पूछा जाएगा कि छंद के कितने अंग हो गए, क्या बताएंगे? 7। अब एक एक करके इसको समझेंगे, क्योंकि जब तक इसको समझेंगे नहीं तब तक आप बना नहीं पाएंगे छंद को। अब ध्यान से समझिए, जो पहला होता अंग में जिसे हम कहते हैं चरण, क्या कहते हैं? चरण। या इसी को और क्या कहते हैं? पाद। और क्या कहते हैं? पद। तो सीधे सीधे जो है इस बात को ध्यान दीजिएगा कि चरण और चरण को क्या कहते हैं? पाद। और इसी को क्या कहते हैं? पद। तो कोई भी छंद होगा तो उसमें चरण होंगे, या उसी चरण को हम क्या कहते हैं? पाद कहते हैं, या उसी को पद कहते हैं। तो सीधे सीधे इससे क्वेश्चन ये पूछता है कि कोई भी यदि छंद है तो समानता उसमें कितने जो है चरण होते हैं। तो सीधे सीधे आपकी यूपीपी में पूछा था कि आपके किसी भी आपके छंद में कितने चरण होते हैं? 4 होते हैं। तो अब ध्यान से होती है, इसे पहला चरण बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे? दूसरा, इसे बोलेंगे तीसरा, और इसे क्या बोलेंगे? चौथा। तो किसी भी छंद में कितने चरण होते हैं समानता? तो 4 होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि इसमें भी क्या होता है? वर्गीकरण होता है। तो पहले चरण और तीसरे चरण को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं विषम। और इसमें आपको रखने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि आपको बताइए कि 1 और 3 क्या होता है? विषम होता है। इसका नाम क्या बोल देंगे? कि विषम चरण। अब आता है कि 2 और 4, ये क्या है? समचरण। तो सीधे सीधे आपको जो है ये ध्यान रखना होगा कि दूसरा और चौथा चरण क्या कहलाता है? तो समचरण। और पहला और तीसरा क्या कहलाता है? विषम। अब ध्यान से समझने वाली बात है, कुछ ऐसे छंद हैं जिसमें आपको 4 चरण नहीं होते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है कि वो कौन कौन से छंद हैं जिसमें 6 चरण होता है। तो बताएंगे क्या? तो कुंडलियां और छप्पर। तो कुंडलियां और छप्पर ऐसे आपके छंद हैं जिसमें कितने चरण पाए जाते हैं? 6 चरण होते हैं। और ध्यान से समझिएगा कि कभी कभी 4 चरणों को क्या करते हैं? हम 2 पंक्ति में लिख देते हैं। 4 चरणों को कितनी पंक्ति में? 2 पंक्ति। जैसे आपको जो है दोहा और सोठा देखेंगे, या बरवे या उलाला, उन 4 चरणों को कितने पंक्ति में दर्शाते हैं?
अब आता है कि कभी कभी पूछ जाता है कि चार चरणों को जब हम दो पंक्ति लिखते हैं तो एक पंक्ति को हम क्या बोलते हैं? तो दल बोलते हैं। तो सीधे सीधे आपको जो है यहाँ पे याद होना चाहिए कि चार चरणों को जब हम दो पंक्ति लिखते हैं तो वह एक पंक्ति क्या कहलाता है? दल कहलाता है। अब तो ये समझ में आ गया क्या? तो इससे देखिए आपको 2-3 क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। तो सीधे सीधे कहीं पूछ देगा कि चरण को हम क्या करते हैं? तो पाद करते हैं। अब पाद नहीं रहेगा तो क्या कर सकते हैं? पद होगा। समानता किसी भी छंद में कितने चरण? तो 4। किसमें 6 चरण होता है? तो कुंडली और छंद। इसके होने का कारण आगे बताएंगे कि ये दो छंदों से मिलकर क्या होते हैं? बने होते हैं। और जब 4 चरणों को हम दो पंक्ति में लिखेंगे तो एक पंक्ति को क्या बोलेंगे? तो बोलते हैं दल। अब आते हैं कि इसका दूसरा अंग, आपका पहला जो अंग हो गया, अब आते हैं इसके दूसरे अंग पे। तो दूसरा जो अंग होता है वर्ण होता है और क्या होता है? मात्रा होता है। तो अब ध्यान समझेंगे वर्ण किसे कहते हैं। इसी भी आपको वर्णमाला में वर्ण बताया गया होगा, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ण का डिफिनेशन होता है वो थोड़ा सा अलग होता है वर्णमाला के रिस्पेक्ट में। वर्णमाला में आपको जो है वर्ण बताया हो गया होगा कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसी को क्या करते हैं? वर्ण। और लिखित होगा तो वर्ण होता है और मौखिक होता तो क्या होता है? ध्वनि होता है। तो वर्णमाला की जो है सबसे छोटी इकाई यदि लिखित रूप से पूछा है तो वर्ण होता है और मौखिक रूप से क्या होता है? ध्वनि होता है। बाकी यहाँ पे वर्ण का मतलब क्या है कि कहने का मतलब कोई शब्द लिखते हैं ना तो उसमें वो मात्रा सहित क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। इसका मतलब यह है कि पूरा अक्षर ही वर्ण कहलाएगा। तो यहाँ पे वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं और अक्षर को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। यदि कोई अक्षर है तो क्या कहलाएगा? वर्ण कहलाएगा। अब आता है कि वर्ण कितने प्रकार का होता है। तो देखेंगे तो वर्ण जो प्रकार होगा तो वर्ण में यदि प्रकार पूछेगा तो एक होता है लघु। क्या होता है? लघु वर्ण। क्या होता है? लघु वर्ण। और एक होता है गुरु। यहाँ पे क्या बोलते हैं? गुरु वर्ण। तो यहाँ ध्यान रखिएगा। तो आप लोग पढ़े होंगे वर्णमाला में ही कि आपको जो है आपका जो लघु को आपको लघु स्वर पढ़ाया गया होगा ना, जैसे अ, फिर उसके बाद क्या होता है? ई। और क्या होता है? उ। और क्या होता है? री। तो ये किस में आएंगे? लघु। और यही मात्रा जिसे वर्णों पे चढ़ा होगा वो भी लघु वर्ण में ही आएगा। जैसे आपको लिखा हो क, ये भी एक प्रकार के क्या है? लघु वर्ण है। फिर क्या लिखा हो? आपका की। फिर क्या हो? कु। और फिर क्या हो? ये भी सब किस में आएगा? लघु वर्ण में आएगा। तो सीधे सीधे इसको एक वर्ण बोलेंगे। इसको भी क्या बोलेंगे? एक वर्ण बोलेंगे। इसको भी कितना वर्ण बोलेंगे? एक। और इसको भी क्या बोलेंगे? एक वर्ण। और ये जो वर्ण कहाँ पे काउंट करते हैं? जब वर्णिक छंद पढ़ाएंगे तो वर्णिक छंद में क्या होता है कि वर्णों का गणना किया जाता है। बात समझ? इसी प्रकार से मान लीजिए ये मैं लिख रहा हूँ ख, तो ख बताइए कितना वर्ण? एक। ये लघु है, ये दीर्घ है, गुरु है तो लघु है। अब इसी तरह से क्या करते हैं कि ये भी क्या होगा? लघु होगा। और इसी प्रकार से आपका क्या करते हैं? यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे क्या करते हैं? ध्यान से समझिए, ये भी किस में आएगा? लघु। और इसी प्रकार से आपका ये किस में आएगा? ये लघु। इसी प्रकार से आपका क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, इसमें जो है लघु का मात्रा चलता रहेगा और वो लघु वर्ण में आएगा। और बाकी किस में आएंगे? तो दीर्घ में। दीर्घ में क्या आएगा? आपका आ। और क्या आता है? बड़ी। और क्या आता है? बड़ा। और क्या आता है? ए। और क्या आता है? ऐ। और क्या आता है? ओ। और क्या आता है? ओ। और ये मात्रा जिसपे भी चढ़ा होगा वो भी किसमें आएगा? आपका गुरु वर्ण में। जैसे आपको लिखा हो का, ये कौन सा वर्ण कहलाएगा? गुरु। और इसी प्रकार से आपको क्या कह दिया जाए? की। फिर उसके बाद कु। फिर क्या? के। फिर क्या? कै। और फिर उसके बाद क्या? को। उसके बाद को। ये सब के सब किस में आएंगे? तो ये गुरु वर्ण में आएंगे। तो कहने वाला वर्णिक छंद में क्या होता है? हम लघु वर्ण और आपका गुरु वर्ण को चेक करते हैं और काउंट करते हैं। उसी के आधार पर वर्णिक छंद को क्या करते हैं? पता कर पाते हैं। अब अगला आता है मात्रा। तो बताइए मात्रा किसे कहते हैं? किसी को पता तो बताइए। किसी को पता है कि मात्रा किसे कहते हैं? बताइए। यदि किसी को पता है कि मात्रा किसे कहते हैं तो बता सकते हैं। किसी को पता है कि नहीं? तो इसी भी आपको जो है छंद पढ़ा दिया गया है। ये दूसरी बार रिवीजन के तौर पे पढ़ाया रहा है। तो देखिए मात्रा क्या होता है? किसी आपको वर्ण के उच्चारण काल में लगने वाले समय को क्या बोलते हैं? मात्रा कहते हैं। और मात्रा भी आपको क्या होते हैं? दो प्रकार का होता है। एक आपका क्या होगा? लघु। और इसमें और एक क्या होगा? दीर्घ। दीर्घ को हम क्या बोलते हैं? गुरु बोलते हैं। यहाँ पे आपको जब छंद पढ़ेंगे तो छंद में जो मात्रा होगा वो लघु होगा और क्या होगा? गुरु होगा। लघु के लिए एक आपका पाई आता है सिंबल, और गुरु के लिए क्या होता है? यस। यहाँ पे जब यस बना रहेगा तो ये क्या है? गुरु है।
और यदि एक डंडा बना है तो क्या है ये? लघु है। और लघु में आपको जानते हैं कौन कौन सा है? अ, फिर क्या आता है? ई, और क्या आता है? उ, और क्या आता है? री। तो इनकी जो मात्राएं आएंगी वो क्या होगा? लघु में आएगा। और इसी प्रकार से आपका क्या? आ, इसके बाद क्या? बड़ी, बड़ा उ, फिर क्या? ए, क्या होता है? ए, फिर उसके बाद ऐ, फिर उसके बाद ओ, उसके बाद और ये सब किसमें आएगा? तो ये गुरु में आएगा। इनकी जो मात्राएं होंगी और इनकी जो मात्राएं होंगी, तो इनकी जो मात्रा होगा वो किसमें आएगा? गुरु में। और इनकी मात्रा किसमें आएगा? तो लघु में। तो ये जब मात्रिक छंद पढ़ेंगे तो मात्रिक छंद में किसको काउंट किया जाता है? मात्राओं को। तो यदि वो लघु होगा तो वो लघु आपके जो है मात्रा होगा, और यदि दीर्घ है तो क्या होगा? तो वो गुरु होगा, जो वर्णमाला पढ़ाया गया होगा। तो ये छंद के दूसरा अंग है। अब आता है कि जो तीसरा इसका अंग होता है जो छंद का, उसे कहते हैं तीसरे अंग को संख्या। क्या कहते हैं? संख्या तथा क्रम। संख्या तथा क्रम। अब देखिए यहाँ पे ज्यादा आपको समझने वाली इसमें कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है। संख्या का मतलब यह है कि आपको वर्णों को गिनना और मात्राओं को गिनना, ये क्या कहलाता है? संख्या। मतलब आपको जो क्या की वर्णिक छंद है तो वर्णों को गिनना, और मात्रिक छंद है तो मात्राओं को गिनना, ये क्या कहलाता है? संख्या। अब आता है क्रम क्या है? तो क्रम का मतलब होता है कि लघु और गुरु को क्या करना, उसका स्थान का सही सही निर्धारण करना ही क्या कहलाता है? क्रम। मतलब कहाँ पे लघु आएगा और कहाँ पे दीर्घ आएगा, इसका क्रम का निर्धारण करना ही क्या कहलाता है? क्रम कहलाता है। तो लघु और दीर्घ का निर्धारण करना ही क्रम कहलाता है। अब आता है चौथा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं गढ़। ये भी आपका छंद का क्या है? एक अंग है। सीधे सीधे आपके एग्जाम में पूछेगा कि गढ़ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बताइए, गढ़ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समूह। तो सीधे सीधे आपके एग्जाम में पूछेगा कि गढ़ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो क्या बताइएगा? समूह। अब आता है कि गढ़ जो है कितने वर्णों का समूह होता है? तो 3 वर्णों का समूह। जब भी पूछेगा समूह जो होता है तो कितने वर्ण का? तो 3 वर्णों का समूह होगा। कितने वर्णों का? 3 वर्णों के समूह को ही हम क्या बोलेंगे? गढ़ बोलेंगे। तो ये परिभाषा हो गया कि 3 वर्णों के समूह को क्या बोलते हैं? गढ़ बोलते हैं। तो सीधे सीधे आपके एग्जाम में यही पूछता है कि जो गढ़ होता है वो इनकी संख्या कितनी होती है? तो गढ़ की संख्या कितनी होती है? 8। तो सीधे सीधे एग्जाम में यही बन जाएगा कि गढ़ों की संख्या कितनी होती है? 8। अब ध्यान से समझने वाली बात यह है कि जो 8 गढ़ होते हैं वो कौन कौन से गढ़ होते हैं, उनकी मात्राएं क्या होती हैं, इसको भी दिमाग में रखना होगा। कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लेता है। अब जब तक इसको नहीं समझेंगे और इसी भी रटेंगे तो क्या होगा? भूल जाएगा। इसके लिए आपका एक बना होता ट्रिक, इसको गढ़ को समझने के लिए, और बताए होंगे यह माता, राज, भान और सलगा। तो यहाँ से आपको जान सकते हैं कि आपके जो गढ़ होते हैं उनकी मात्राएं जो होती हैं इसे निकालेंगे। तो केवल याद रखेंगे यह माता, राज, भान, सलगा, ये 8 आपको गढ़ याद रहेगा और साथ साथ इनकी मात्राएं भी याद होंगी। तो सबसे बड़ा फायदा यही है। अब देखिए 8 जो लिखेंगे तो यह है क्या? तो क्या बोलेंगे इसको? यगढ़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यगढ़। और म से क्या बोलेंगे? मगढ़ बोलते हैं। और फिर उसके बाद त से क्या बोलेंगे? तो ये तगड़ बोलेंगे। और उसके बाद होता है ये र से क्या होगा? तो ये रगड़ हो जाएगा। उसी के बाद क्या हो जाएगा? आपका जगड़ हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या होगा? भगड़ हो जाएगा। और भगड़ के बाद क्या होगा? तो आपका नगड़ हो जाएगा। और नगड़ के बाद क्या हो जाएगा? आपका ये सगड़ हो जाएगा। तो गढ़ कितने हो गए? 8। तो ये गढ़ तो आपको याद रहेगा भाई। साथ साथ जो है आपका इसका मात्रा भी पता होना चाहिए, कहाँ पे रगड़ होगा, कहाँ पे तगड़ होगा, कहाँ पे भगड़ होगा। जब तक ये नहीं जानेंगे तब तक समझ नहीं पाएंगे। जैसे मान चलिए यगड़ का मात्रा निकालना। क्या निकालना है? यगड़ का मात्रा। तो यगड़ का मात्रा कैसे निकाल सकते हैं? तो देखिए यहाँ पे इसीलिए पता है क्या, य माता, राज, भान, सलगा। अब देखिए यहाँ से अब 3 का समूह होता है तो 3 यहाँ से ले लेंगे। अब बताइए इसमें आपको क्या करें? मात्राओं को गिनना ना। ये बताइए इसमें लघु होगा कि दीर्घ होगा? लघु होगा। लघु के लिए क्या करेंगे? अब बताइए इसमें क्या होगा? आपका गुरु होगा कि लघु होगा? तो यहाँ पे क्या होगा? यस बना देंगे। और यहाँ पे भी तो ये आपका बन गया जो है। इसको आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। तो जहां से आपका होगा वहीं से आपको काउंट करना शुरू करना है। अब देखिए मगर का आप बताइए तो क्या हो जाएगा? तो मगर का पूछा तो यहाँ पे म से उठाएंगे, तो मगर से उठाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2 और तो मतलब गुरु, गुरु और गुरु। तो ये आपका मगर हो जाएगा। अब बताइए तगड़ का आप लोग बताइए तो तगड़ का क्या होगा? गुरु, गुरु और हाँ
लघु। उसके बाद आपका रगड़ का बताइए, तो रगड़ का पूछेगा तो यहाँ से बताएंगे क्या होगा, गुरु, लघु और गुरु होगा। और जगड़ का बताइए, लघु, गुरु और लघु। और भगड़ का बताइए, गुरु, लघु और लघु। और नगर का बताइए, लघु, लघु और लघु। और इसके बाद जो है सगड़ का बताइए, लघु, लघु और गुरु। बात समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपको जितने भी गढ़ होते हैं उनकी माताएं आपको क्या होगी, याद होगी। इसको आपको ज्यादा याद नहीं करना, बस ये आपको याद करना क्या है, यह माता राजधान सरकार। और जहां से पूछेगा वहीं से इसकी माता को क्या कर देंगे, निकाल लेंगे। तो कई बार क्वेश्चन पूछा कि गढ़ कितने होते हैं, क्या मारेंगे, 8। और गढ़ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, समूह। और कितने वर्णों के समूह, 3 वर्णों के समूह। और इनकी मात्राएं पूछेगा तो इस तरह से मात्रा निकाल के क्या कर देंगे, बता देंगे। तो ये छंद के कितने अंग हो गए, 4 अंग हो गए ना। अब आते हैं 5वां अंग। 5वां जो अंग होता है उसे बोलते हैं गति। और गति का मतलब आप जानते होंगे, गति का मतलब क्या होता है, यदि इंग्लिश में देखें तो मोशन। तो छंद के पढ़ने का जो प्रवाह या लय होता है, जैसे हम कहने के वाले कोई चीज होता है कविता तो पढ़ते नहीं पढ़ते हैं, तो उसी प्रकार से जो छंद होता है, तो छंद के पढ़ने का जो प्रवाह या लय होता है उसी को क्या करते हैं, गति करते हैं। तो इसमें ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अब आता है 6वां। तो 6वां जो होता है आपका होता है यति। क्या होता है, यति। तो कभी कभी पूछता है कि यति को और क्या करते हैं, तो यति को और आपको क्या कर सकते हैं, विराम करते हैं। तो देखिए यति या विराम होता क्या है, विराम का क्या करना, रुकना। विराम का मतलब क्या होता है, रुकना। तो जहां पे हम छंद को पढ़ते समय क्या करते हैं, रुकते हैं, उसी को हम क्या कहेंगे, यति या विराम करते हैं। अब आता है 7वां इसका जो अंग होता है, जो लास्ट अंग है, उसे बोलते हैं तुक। तो तुक का मतलब क्या होता है कि किसी भी छंद के जो चरण होते हैं ना, उन चरणों के अंत में जो वर्ण आपस में मिलते हैं उसी को हम क्या करते हैं, तुक करते हैं। तो कोई भी छंद होगा उसके जो चरण होते हैं लास्ट में क्या होता है, उनके तुक मिलते हैं। जैसे आपको आप सुने होंगे हनुमान चालीसा जानते हैं ना, तो हनुमान चालीसा क्या होता है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिलोक उजागर। तो देखेंगे वहां पे सागर है, यहाँ पे क्या है, जागर है। तो दोनों में क्या मिल रहा है, तुक मिल रहा है। और इसी को हम क्या करते हैं, तुक करते हैं। तो ये आपके छंद के कितने अंग हो गए, 7। अब आते हैं कि छंद मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं। तो यदि मुख्य रूप से यदि कोई पूछेगा कि छंद के कितने भेद होते हैं, तो केवल 2 होता है। कितने होते हैं, 2। तो याद रखिए। अब उस तरह से पूछेगा तो कितना बताइएगा, 3। तो उस तरह से होता है 3। अब मुख्य रूप से पूछेगा तो कितना होता है, 2। तो पहला देखिए आपको बताया थे वर्ण और मात्रा। तो जो वर्ण से कौन सा छंद हो जाएगा, वर्णिक छंद। क्या हो जाएगा, वर्णिक छंद। और दूसरा क्या होगा, मात्रिक छंद। दूसरा क्या होगा, मात्रिक छंद। और जो तीसरा छंद होता है वो क्या होता है, मुक्तक। कौन सा छंद होता है, मुक्तक छंद। तो यदि कोई पूछेगा कि छंद मुख्य रूप से, तो वर्णिक छंद होता है और क्या होता है, मात्रिक छंद। और उस तरह से पूछेगा समानता कितने होते हैं, तो कितने होते हैं, 3। तो मुक्तक छंद भी आता है। बात समझ में आई नहीं है। अब सीधे सीधे वर्णिक छंद होता क्या है, वर्णिक छंद का मतलब होता है जहां पे किसकी गणना की जाए, वर्णों की गणना की जाए, वहां पे क्या होता है, वर्णिक छंद। और मात्रिक छंद किसे कहते हैं, जहां पे मात्राओं को क्या करो, गणना किया जाए। और मुक्तक छंद का मतलब उतना ना तो वर्ण से मतलब है ना ही मात्रा से मतलब, दोनों से मुक्त है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, मुक्तक छंद। जिसमें आप जानते होंगे आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उनकी एक कविता है जूही की कली, वो किस छंद में लिखा गया है, तो मुक्तक छंद में लिखा गया है। यही क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि जूही की कली में कौन सा छंद है, तो क्या बताएंगे, तो मुक्तक छंद। और किसका है ये, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये है क्या, तो ये कविता है। ये क्या है, कविता है, तो जान लीजिएगा। और सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट आपके एग्जामों में जो आता है वो मात्रिक छंद। यदि पुलिस के लेवल से हिसाब से देखा जाए तो मात्रिक छंद सबसे अधिक पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो अब हम समझेंगे किसको, मात्रिक छंद को। अब आता है कि मात्रिक छंद देखेंगे तो मात्रिक छंद के भी भेद होते हैं। तो पूछेगा कि मात्रिक छंद के कितने भेद होते हैं, क्या होता है, 3। पहला क्या होता है, सममात्रिक। पहला क्या होता है, सममात्रिक छंद। और दूसरा क्या होता है, अर्ध सममात्रिक। क्या होता है, अर्ध सममात्रिक छंद। तो ध्यान रखिए कि ये अर्ध सममात्रिक। और तीसरा क्या होता है, तो ये विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद होता है।
बात समझ में आई है? तो ये तीन आपके हो जाएंगे, आपका सममात्रिक, अर्धसममात्रिक और विषममात्रिक। अब आता है कि सममात्रिक किसे कहेंगे? सीधे सीधे पूछता है कि निम्न में से कौन सा सममात्रिक छंद है, या निम्न में से कौन सा अर्धसममात्रिक छंद है, या निम्न में से कौन सा विषम मात्रिक छंद है। तो सीधे सीधे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो ये बताइए कि सममात्रिक छंद किसे कहेंगे? कि प्रत्येक चरणों में क्या हो, मात्राएं समान। और इसके परिभाषा समझ सकते हैं, सममात्रिक, सम माने समान, अमात्रिक माने मात्रा। तो सभी चरणों में मात्राएं यदि समान है तो क्या कहलाएगा? सममात्रिक। और अर्ध सममात्रिक का मतलब क्या होता है? अर्ध माने आधा, और सम माने बराबर, और मात्रिक माने मात्रा। मतलब आधे आधे चरणों में मात्रा क्या हो, समान हो, तो उसे क्या बोलेंगे? अर्ध सममात्रिक। अब आता है विषम मात्रिक छंद। तो विषम मात्रिक छंद क्या होता है? ये दो छंदों से मिलकर बना होता है। आगे बताएंगे कि किन किन छंदों से मिलकर बना होता है। अब विषम मात्रिक छंद में दो छंद आते हैं, एक कुंडली और एक छप्पर आता है। अब यहाँ पे सीधे सीधे समझेंगे कि सममात्रिक छंद, क्या समझेंगे? सममात्रिक छंद। अब सममात्रिक छंद को देखेंगे तो आप पहले से बहुत सारी चीजें आपको पता है। एक होता है चौपाई, क्या होता है? चौपाई। और उसके बाद क्या होता है? रोला, क्या होता है? रोला। उसके बाद क्या होता है? गीतिका, क्या होता है? गीतिका। और इसके बाद क्या होता है? इसके आगे हरि लग जाता है तो क्या बन जाएगा? हरि गीतिका। और उसके बाद आपका जो है आपका वीर या आधा, क्या होता है? वीर या, इसी को क्या कहते हैं? आधा। बात समझ नहीं सुना? तो ये आपका किसी में आ जाएगा? सममात्रिक में। अब आता है कि अर्ध सममात्रिक में क्या क्या आता है? अर्ध सममात्रिक में क्या होता है? दोहा, क्या होता है? दोहा। और दोहा का ही उल्टा कौन होता है? आपका सुरठा। दोहा का ही उल्टा होता है, क्या होता है? सुरठा। अब क्या होता है? बरवे, पढ़े होंगे कि बरवे। और चौथा क्या होता है? उलाला, क्या होता है? उलाला। ये आपके जो है अर्ध सममात्रिक छंद होते हैं। अब आते हैं विषम मात्रिक छंद में, तो दो होते हैं। जो पहला क्या होता है? कुंडलियां, क्या होता है? कुंडलियां। और क्या होता है? आपका छप्पे। तो दूसरा जो इसमें होता है वो आपका छप्पे होता है। तो याद रखिएगा, ये दोनों जो है आपका जो है दो अलग अलग छंदों से मिलकर बने हुए हैं। अब इसमें मेन होता है कि मात्राओं का जानकारी होना। जब तक इसमें मात्रा का ज्ञान नहीं होगा तब तक क्वेश्चन को बना नहीं पाएंगे। तो यदि आपको क्वेश्चन बनाना है तो इसमें मात्रा का ज्ञान होना चाहिए, तभी आप पहचान पाएंगे कि ये कौन सा छंद है। अब देखिए, अब आता है कि चौपाई में कितना है। तो देखिए चौपाई में यदि मान के चलिए आप पहली बार पढ़ रहे हैं या पढ़ते हैं भूल जाता है, तो इसी में एक तरीका डेवलप कर लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख रहे हैं चौपाई, क्या लिख रहे हैं? चौपाई। अब देखिए चौपाई को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि यहाँ पे देखिए एक दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना? और जो इस तरह से आपको घुमा है ना, उसको इधर से घुमा दीजिए, इधर से लाके घुमा दीजिए। तो क्या दिख रहा है? ये देख रहे हैं? ये क्या दिख रहा है? तो यहाँ पे एक और 6 दिख रहा है। तो क्या बना लीजिएगा? 16। इसका मतलब चौपाई के प्रत्येक चरण में कितने मात्राएं होती हैं? तो 16 होता है। तो ध्यान से समझिएगा। तो यहीं पे क्या कर देंगे, जो इधर से मुड़ा है उसको इधर मुड़ा देंगे, तो इसी में क्या दिखेगा? 16। और ये 16 इस तरह से सेट कर लेंगे तो कभी आपको भूलेगा नहीं, और उस तरह से याद करेंगे तो शायद भूल जाए। तो कोई भी शब्द है उसी में लॉजिक बना लीजिए, और उस लॉजिक को बना के क्या करिए? याद करिए, कभी नहीं भूलेगा। अब यहाँ से एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ और सभी लोग बताइएगा। अब क्वेश्चन ये है कि चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? 64। तो 64 होती हैं। ध्यान समझिएगा, इसमें थोड़ा सा लॉजिक होता है, बच्चे समझ नहीं पाते हैं। क्वेश्चन गलत करके क्या करेंगे? चले आएंगे। यदि पूछेगा कि चौपाई में कितनी मात्राएं, इसका मतलब प्रत्येक चरण की बात नहीं कर रहा है। और हम जानते हैं कि कोई भी छंद होता है तो कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। अब देखिए इसमें भी 16 होगा, इसमें भी 16 होगा, इसमें भी 16 होगा, इसमें भी क्या होगा? 16 होगा। तो कुल कितनी मात्राएं हो जाएंगी? 64। और यही आपको ये पूछे कि चौपाई के प्रत्येक चरण में कितना होता है, तो प्रत्येक शब्द लगाएगा तो 16 होगा। और यदि प्रत्येक शब्द न लगा के केवल ये पूछे कि चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं, तो क्या बताएंगे? तो 64। इस बात को ध्यान रखिएगा, प्रत्येक शब्द का और उसका समांतर जो पूछ रहा है इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। तो ये समझ में आ गया। अब देखिए चौपाई में कितना हो गया? 16। अब देखिए चौपाई से क्या होता है? एक चौपाई बना होता है। क्या होता है? चौपाई। तो चौपाई में देखिए यहाँ पे डंडा गायब हो गया ना,
डंडा क्या हो गया? अरे चौपाई से चौपाई बनाएंगे तो डंडा क्या हो गया? तो मान के चलिए एक मात्रा गायब हो गया। मतलब डंडा गायब होने का मतलब क्या? एक मात्रा गायब हो गया। इसका मतलब चौपाई में कितनी मात्रा था? चौपाई में कितना था? उसमें से एक कम कर देंगे कितना हो जाएगा? तो चौपाई के प्रत्येक चरण में कितना, और चौपाई के प्रत्येक चरण में कितना? 15। और चौपाई में पूछेगा तो 16 से याद रखेंगे कितना? 15, क्योंकि ये डंडा गायब हो जाएगा। तो चौपाई से चौपाई बनाएंगे तो डंडा गायब हो जाने से एक मात्रा गायब हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 15। अब देखिए आता है रोला। अब आता है कि रोला में कितना मात्रा होगा? इसमें कितना होता है? यदि याद है तो बहुत अच्छी बात है, यदि याद नहीं है तो इसी में एक लॉजिक बना लेंगे। क्या बना लेंगे? लॉजिक। यहाँ पे क्या है? रोला। अब ध्यान से समझिए, इसको बनाएंगे तो देखिए दिख रहा है, तो दो तरह की दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। और जो ऊपर गया ना उसको ला के इस तरह से बना लेंगे, नहीं कर सकते हैं? अरे जो ऊपर गया उसको नीचे ला के इस तरह बना सकते हैं। तो ये क्या दिखेगा? ये 24। तो रोला में कितना हो जाएगा? 24। इसमें भी आपको क्वेश्चन में गुमराह किया जा सकता है। कैसे? पूछ देगा कि रोला में कितनी मात्राएं होती हैं, तो क्या बताएंगे? तो यदि आपको रोला में मात्रा पूछ रहा है तो इसका मतलब 24, 24, 24, 24 चारों चरणों का पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा? 96। और केवल ये पूछे कि रोला के प्रत्येक चरण में कितना होता है? 24। और याद करने का तरीका यही है कि रोला को इधर जो आपका मात्रा गया है उसको इधर ला के इधर कर देंगे तो 24 जैसा दिखेगा। और इस तरह से आपको याद करेंगे तो शायद आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब आते हैं गीतिका। अब देखिए गीतिका में क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना। आपको मान चलिए इन दोनों को मिल 2 छंद पढ़ चुके ना, तो यहाँ पे 24 मान चलिए और 2 पढ़ चुके हैं, तो मान के इसमें कितना चलिए 26। तो इसका मतलब या तो सीधे सीधे तैयार कर लीजिए, और या तो कहिए कि 2 छंद पढ़ चुके हैं, तीसरा पढ़ रहे हैं, तो 24 और 2 कितना हो जाएगा? 26। अब देखिए गीतिका में कितना होता है? 26। तो प्रत्येक चरण में होता है कि पूरे चरण में होता है? तो प्रत्येक चरण में होता है, मतलब प्रत्येक चरण में 26-26 होगा। तो ये क्या कहलाएगा? आपका गीतिका। हरी गीतिका में कुछ नहीं करना है। गीतिका के आगे क्या जोड़ा गया? 2 आपका वर्ड जोड़ा गया, नहीं जोड़ा गया? तो ये बताइए 26 और 2 कितना हो जाएगा? 28। तो ये आपको 28 याद रहेगा। तो गीतिका में कितना बोलेंगे? 26। और हरी गीतिका में 28। तो ये दोनों याद रखिएगा। अब देखिए वीर है आल्हा, इसको भी याद नहीं करना आपको, वीर है आल्हा को। यदि नहीं भी याद होगा तब भी आप बना लेंगे। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं आल्हा, क्या लिख रहे हैं? आल्हा। आल्हा में देखेंगे, ये देखिए बीच वाला क्या कर दीजिए, ये बीच वाला मिटा दीजिए। अब बताइए कौन सा अंक दिख रहा है? हाँ 31। तो कभी भी पूछेगा कि वीर आल्हा में प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, क्या बताएंगे? 31। तो हमारे कहने पर थोड़ा सा इसमें क्या करेंगे, इसी शब्द में लॉजिक बना लेंगे, तो आपको मात्रा जो मात्रा जो है कभी याद करना नहीं पड़ेगा। तो इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा कि कैसे उसी शब्द में बना के हमें याद रखना है। तो यदि चौपाई पूछेगा तो कितना बताएंगे? 16। और चौपाई से क्या रखिएगा? चौपाई। तो चौपाई में कितना? 15। रोला में कितना? 24। और उसके बाद क्या आता है? गीतिका। गीतिका में कितना होता है? 26। हरी गीतिका में, वीर आल्हा में, तो ये याद नहीं रहेगा। अब आते हैं कि दोहा। किसमें आते हैं? दोहा। अब देखिए सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन वाली बच्चों की बात होता है वो दोहा और सोठा में, कि कब दोहा होगा और कब सोठा होगा। ये तो क्लियर होता है कि दोहा का उल्टा क्या होता है? सोठा। और सोठा का उल्टा क्या होता है? बाकी किसमें क्या मात्रा होता है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन का विषय होता है। और देखिए आज जो है यदि आप थोड़ा समझ लेंगे तो आपको कभी भी आपको इस बात को लेकर कंफ्यूजन नहीं होगा। दोहा ऐसे लिखा है ना। अब देखिए दोहा में करना क्या, आपको यहाँ पे 2 को मिटा देना है। दोहा में क्या मिटा देना है? 2 को। अब देखिए जब 2 को मिटा देंगे तो यहाँ देखना नहीं दिख रहा है, और थोड़ा सा इसको मिटा देंगे, इसको भी लाइन को पूरा क्या कर देंगे? मिटा देंगे। और यहाँ पे आप लोग पढ़े होंगे मिरर। मिरर पढ़े हम लोग? तो मिरर पढ़ेंगे तो इसका मिरर इमेज बनाएंगे और बताइए क्या आएगा? जो दर्पण के पास होता है दर्पण के पास बनता है, और जो दूर होगा तो ये बताइए सीधा नहीं जाएगा। ये कितना दिखेगा? नहीं दिखेगा। बोलिए भाई, दोहा को लिखिएगा और दोहा में 2 को क्या कर दीजिएगा? मिटा दीजिएगा। तो दोहा में 2 को मिटा देंगे तो वहां पे आपका इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो कितना बन गया? 13। तो 13 तो मिल गया। अब जो 2 मिटाए है ना, करा कि 2 मतलब 2 को क्या कर रहा है? वो मांग रहा है। इसका मतलब जो 2 मिटाया गया वो 2 मांग रहा है, तो 13 में से 2 दे देंगे तो कितना बचेगा? 11। इसका मतलब ये हो गया इसमें जो मात्रा होता है वो 13 क्या होता है? 11 होता है। ये बताइए 13 किसमें होगा? तो पहले और तीसरे में क्या होगा? 13 मात्राएं होगी।
और दूसरे और चौथे में क्या होगा 11 होगा। तो ये याद रहेगा नहीं याद रहेगा? तो इसी में आपको सेटिंग करके इसको याद रखना है 13 और 11। और जब दोहा क्लियर है तो समझिए 100% सोठा भी क्लियर है। इसको भी आपको याद करना नहीं है। तो सोठा में कितना हो जाएगा 11 और 13। इसका मतलब 11 किस में होगा? तो विषम चरण में, मतलब 1 और 3 में कितना 11 और आपका दूसरे और चौथे में कितना हो जाएगा 13। इतना आपको याद रहेगा नहीं याद रहेगा? तो ये आपको याद रहेगा, ऑटोमेटिक क्वेश्चन बन जाएगा। अब आते हैं देखिए बरवे। देखिए बरवे में समझिए कि बरवे याद नहीं हो पाता है, कंफ्यूजन होता है कि बरवे में कितना होता है। तो देखिए 12 आपका बरवे है ना, तो देखिए बार के साथ दे रहे बार ना, 12 के साथ मतलब चंडुल नहीं मतलब बार ऊपर क्या होना चाहिए तो 12 के साथ। तो बरवे का मतलब क्या 12 के साथ। तो 12 का मतलब क्या 12 और 7 का मतलब 7। इसका मतलब कितना 12 और 7। तो बरवे वाला याद रहेगा नहीं याद रहेगा? बात सुना है? तो सब सेटिंग से याद रखना है और उसे शब्द में ही याद रखना है, बाकी अलग से याद करेंगे तो भूल जाएगा। इसका मतलब बरवे का मतलब क्या एकदम आसान है, 12 के साथ। मतलब 12 का मतलब क्या होता है बाल है ना, तो बाल साथ में रहेगा तभी शादी विवाह होगा, नहीं तो पता चला कि कट जाएगा। तो इसीलिए 12 के साथ मतलब 12 प्लस 7। तो इसका मतलब 12 और 7, 12 किस में होगा? तो पहले और तीसरे में कितना 12 होगा। और वही आपको तीसरे और दूसरे और चौथे में कितना होगा 7। अब देखिए उलाला। तो उलाला को भी देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। उलाला तो ओ लाला, ओ उलाला को क्या बना सकते हैं ओ लाला। तो ओ बताइए आपको जो है रीजनिंग पढ़ाया गया होगा तो ओ किस नंबर पे आता है? तो उ लाला से क्या दिमाग रखिएगा ओ लाला नहीं, उ लाला उलूला करते करते क्या बोल देंगे ओ लाला। तो ओ लाला का मतलब क्या ओ किस पे आता है 15 पे। याद रखिएगा कितना हो जाएगा, फिर इसको 13 याद रखिएगा, थोड़ा सा याद रखेंगे तो ये आपका क्या होगा कभी गलत नहीं होगा। तो इसके मात्रा याद करने का थोड़ा सा टेक्निक बना लेंगे तो शायद ये भूलेगा नहीं। और जब भूलेगा नहीं तो एग्जाम में किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा आप क्या करेंगे बना लेंगे। इतना बात समझ में आएगी नहीं है? तो आपको दोहा में क्या करिएगा 2 को काट लीजिएगा, जो भी बचेगा उसका मिरर इमेज निकालेंगे, कितना बच जाएगा 13। और 13 में से जो मिटाए है ना वो मांग रहा है, तो 13 में से 2 दे देंगे तो कितना बचेगा 11। और जब 13 और 11 हो गया तो इसी का विपरीत ठीक उल्टा कौन होता है सोठा। तो सोठा का कितना हो जाएगा 11 और 13। और बरवे के लिए क्या रखेंगे 12 के साथ, तो 12 और 7। और उ लाला को क्या रखिएगा ओ लाला। इसका मतलब ओ अंग्रेजी अल्फाबेट में किस नंबर पे आता है 15। तो 15 और 13 याद रखेंगे तो याद हो जाएगा। अब देखिए कुंडली क्या होता है। तो कुंडली क्या होता है कि ये 2 छंदों से मिलकर बना है और छप्पे भी 2 छंद। अब देखिए क्या करिएगा कि रोला से मिलाइएगा दोहा। तो जब रोला और दोहा में आते हैं तो बन जाता है ये कुंडली। तो यदि पूछेगा कि कुंडली जो छंद है वो किन 2 छंदों से मिलकर बना है, तो आपका रोला और दोहा से। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और साथ साथ ये भी पूछता है कि जो कुंडली में आपका दोहा रोला होता है तो पहले कौन होता है। तो देखिए याद करने का सबसे आसान तरीका यही है कि ये दोनों का क्रम देखे जाए तो पहले कौन है इसमें दोहा है ना, ऊपर कौन है। यदि हाइट में देखेंगे तो क्या है दोहा, ये हाइट में दोहा है और उसके बाद तब जाके क्या है रोला है। तो ये भी याद रखिएगा कि कुंडली में तो सबको याद रहता है, जैसे कुंडली लोग पढ़ते हैं तो सबको याद होता है कि ये रोला और दोहा से मिलकर बना है। बाकी पहले क्या होता है और बाद में क्या होता है ये भी क्वेश्चन बन जाता है। तो पहले क्या बताएंगे दोहा और बाद में क्या बताएंगे रोला। और इसको याद करने का सबसे आसान तरीका यही है कि ये ऊपर है तो पहले आएगा और नीचे तो क्या आएगा बाद में। इतना याद रहेगा नहीं याद रहेगा। अब आता है आपका क्या छप्पे। तो छप्पे में क्या होता है रोला और उलाला, रोला और उलाला मिलके क्या बन जाता है तो छप्पे बन जाता है। तो छप्पे भी आपको याद रहना चाहिए कि छप्पे जो छंद है वो किन 2 छंदों से मिलकर बना हुआ है। तो क्या बताएंगे रोला और उलाला। अब देखिए यही आपका प्रक्रिया इसमें भी लगाएंगे। तो पहले बताइए इसमें कौन है ऊपर कौन है रोला। तो इसमें पहले क्या होता है आपका रोला आएगा और बाद में क्या आएगा उलाला आएगा। तो उलाला काफी नीचे है तो ये नीचे आएगा। और यहाँ पे ऊपर कौन है सबसे पहले, तो यहाँ पे दोहा ऊपर है और बाद में क्या है आपका रोला है। तो ये याद रखिएगा कि जो कुंडली बना होता है वो दोहा और किससे बनाता है रोला से, और छप्पे किससे बनाता है तो रोला और उलाला से। अब ध्यान से समझिए कि इसको जो पहचान करना एकदम आसान होता है। इन दोनों का पहचान करना क्या होता है
बहुत ही आसान होता है। देखिए कुंडली में जब भी आएगा तो कितने चरण होते हैं इसमें? 6। और छप्पे में भी कितने होते हैं? 6। तो विषम मात्रिक छंद जो भी होगा, अब जो भी का मतलब 2 ही होता है, तो यहाँ पे विषम मात्रिक में कितने चरण होते हैं? 6। तो 6 होने का कारण यही होता है कि ये 2 छंदों से मिलकर क्या होते हैं? बने होते हैं। अब देखिए कुंडली को कैसे पहचानेंगे। यदि कहीं मान लीजिए एग्जाम्पल आ गया तो कैसे जानेंगे कि कुंडली है, या कैसे जान पाएंगे छप्पर है? तो सबसे आसान ये इसमें ये है कि कुंडली जहां से शुरू होता है, मतलब जिस शब्द से क्या होगा शुरू होगा वहीं पे क्या होगा खत्म होगा, मतलब जहां से वो स्टार्ट होता है वहीं पे क्या होता है समाप्त। तो देखिए जहां से शब्द शुरू हुआ है और वहीं से खत्म हुआ, तो किसको टिक कर दीजिएगा? कुंडलियां को। और यदि ऐसा नहीं है तो क्या होगा? अब बताइए 2 चीज है, 2 चीज में से एक चीज क्लियर है तो क्या दूसरा चीज क्लियर नहीं हो जाएगा? तो यही दिमाग में रखना है। तो जहां से जिस शब्द से शुरू होगा उसी शब्द से क्या होना चाहिए? अंत होना चाहिए। यदि ऐसा है तो कौन सा छंद है? तो ये कुंडलियां। और बाकी यदि नहीं है तो क्या बोलेंगे? छप्पर। बात इतना समझ में आया कि नहीं है? तो यही आपको क्या आता है? मात्रिक छंद में आता है। और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मात्रिक छंद ही होता है। भाई कभी कभी क्या होता है कि वर्णिक छंद से भी मात्रा पूछ लेता है, कि ताकि आपको सीधे सीधे ये भी पूछ लेता है कि निम्न से कौन सा वर्णिक छंद है। तो कुछ नाम आपको पता होना चाहिए ताकि आप विवेक कर पाए कि वर्णिक छंद है कि मात्रिक छंद है। बात समझ नहीं? तो इतना बात समझ में आपको आया कि नहीं आया? तो 1-2 बार करिएगा, ये सब क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। इसमें आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर मात्राओं को गिनते हुए आप जान पाएंगे कि कौन सा वो छंद है। अब ध्यान से समझिए वर्णिक छंद को देखते हैं। तो वर्णिक छंद को ज्यादा डिटेल से पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना पढ़ना कि ताकि क्वेश्चन आपका छूटे ना। देखिए वर्णिक छंद में क्या होता है कि पहले वर्णों को क्या किया जाता है? गिना जाता है। और उसमें क्या होता है बताए थे? गढ़। गढ़ कितने होते हैं? 8। उन्हीं 8 गढ़ों में से कोई ना कोई क्या होता है? आता है। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो अब आता है कि इसमें वर्णिक छंद में जो होता है, आप सुने होंगे इंद्रवज्जा। क्या होते हैं? इंद्रवज्जा और उपेंद्रवज्जा और शालिनी, तीनों को एक साथ ध्यान रखिएगा। इंद्रवज्जा, उपेंद्रवज्जा और शालिनी, इन तीनों आपके छंद में जो है 11 वर्ड होते हैं। कितने वर्ड होते हैं? 11। मोटे मोटे तौर पे ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा डीप से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, और ध्यान रखेंगे तो आसानी से बना लेंगे। तो इंद्रवज्जा, उपेंद्रवज्जा और शालिनी कितना होता है? 11। आता है द्रुत विलंबित, एक उसी में क्या होता है? द्रुत विलंबित। द्रुत जो विलंबित होता है उसमें 12 वर्ड होते हैं। तो द्रुत विलंबित में कितने होते हैं? 12। उसके बाद होता है कि बसंत तिलिका। क्या होता है? बसंत तिलिका। तो बसंत तिलिका में कितने होते हैं? तो 14 होते हैं। बसंत तिलिका में सीधे सीधे पूछेगा तो क्या बताइएगा? तो 14। अब आता है मालिनी। हेमा मालिनी नहीं, क्या है? मालिनी। तो मालिनी में कितना होता है? 15 होता है। एक क्रम से याद रखिएगा, बढ़ते हुए क्रम में तो याद रहेगा। तो इंद्रवज्जा, उपेंद्रवज्जा और शालिनी में कितना होता है? 11। द्रुत विलंबित में कितना होता है? 12। बसंत तिलिका में 14। और क्या होता है? मालिनी में कितना होता है? तो 15। एक याद रखिएगा, मंदाक्रांता। क्या है? मंदाक्रांता या शिखड़ी। मंदाक्रांता और शिखड़ी, इन दोनों में क्या होता है कि 17 वर्ड होते हैं। मतलब 17, प्रत्येक चरण में क्या होते हैं? 17 वर्ड होते हैं। तो वर्ड को संख्या याद रखिएगा, धीरे धीरे आपको सारी चीजें याद हो जाएगा। और उसके बाद आता है आपका शार्दुल। क्या आता है? शार्दुल। तो शार्दुल में कितना होता है? 19 होता है। अब देखिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट इस वर्णिक छंद में होता है वो सवैया होता है। क्या होता है? सवैया। तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा सवैया से। क्या पूछा है? सवैया। तो ध्यान रखिएगा कि पूछेगा सवैया बताइए किस प्रकार का छंद है, तो क्या बताएंगे? तो ये वर्णिक छंद है। क्या है? वर्णिक छंद। और इसमें जो मात्राएं होती हैं वो क्या है? 22 से स्टार्ट होके कहां तक? 26 तक। तो यदि 22 से लेके कहां तक? 26 तक। तो किस प्रकार का छंद बोलेंगे? तो ये बोलेंगे सवैया। और सवैया में भी कई प्रकार का होता है। जैसे आपका मदिरा सवैया होता है, ठीक है। फिर आपका क्या होता है? मालती सवैया होता है, दुर्मिल सवैया होता है, तो सुंदरी सवैया होता है। इसमें बहुत डीप होता है, तो डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें। बस केवल याद रखिएगा सुंदरी सवैया। कौन सा सवैया? तो याद रखिएगा सुंदरी सवैया। तो सुंदरी जो सवैया होता है इसमें कितने वर्ड होते हैं? तो इसमें याद रखिएगा 25। कितना याद रखिएगा? 25। और उस तरह से मोटे मोटे में सवैया में याद रखिएगा कि जिस आपके छंद में 22 से लेके कहां तक? 26 तक वर्ड होंगे, वो किसके अंतर्गत आएंगे? तो सवैया में। बात समझ में आया? इसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो एग्जाम में कई बार बनता है, घनाक्षरी। क्या होता है? घनाक्षरी। तो ये होता है घनाक्षरी।
तो घनाक्षरी में जो वर्ण होते हैं उसमें होते हैं 31। क्या होते हैं? 31। तो ध्यान रखिए घनाक्षरी में कितने होते हैं? 31। और इसी का एक कदम आगे आते हैं तो बोल देते हैं रूप घनाक्षरी। क्या होते हैं? रूप घनाक्षरी। और रूप घनाक्षरी में क्या होता है? 32 होता है। रूप घनाक्षरी में कितना होता है? यदि बोलेंगे क्या रूप घनाक्षरी, तो आपका रूप घनाक्षरी में यदि बात किया जाएगा तो कितना बताएंगे? तो 32। और उसके बाद क्या होता है? देव घनाक्षरी। क्या होता है? देव घनाक्षरी। तो जो देव घनाक्षरी होता है उसमें आपका कितना होता है? तो 33। यही आपको दिमाग में रखना है। यदि आपका घनाक्षरी है तो कितना? 31। और रूप घनाक्षरी है तो कितना? 32। और देव घनाक्षरी है तो कितना? 33। तो वर्णिक छंद में थोड़ा मात्रा याद रखिएगा, बाकी आपका बन जाएगा। उसमें अंदर क्या होता है कि कई गढ़ होते हैं, जैसे 2 तगड़, 1 मगड़, 1 गुरु, आपको 3 जगड़, 1 रगड़, आपका 1 लघु, इस तरह के करके होता है। जितना डिटेल पढ़ेंगे तो काफी कंफ्यूजन होता है। यदि पुलिस लेवल का पढ़ रहे हैं तो नॉर्मली क्या करिए, आप जानिए कि ये वर्णिक छंद में आता है और इसमें कितनी मात्राएं होती हैं। इतना ध्यान देंगे तो आसानी से क्वेश्चन क्या होगा? बन जाएगा। इसमें से आपको वर्णिक छंद में जो मेन बताए हैं आपका सवैया और घनाक्षरी, ये ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको सवैया में कहां से कहां तक बताएंगे? 22 से लेके 26। घनाक्षरी में कितना बताएंगे? 31 बताएंगे। और रूप का दिए तो 32। और देव का दिए तो 33। और यही इंद्र बज्जा या उपेंद्र बज्जा पूछ देगा तो, और शालिनी में 11, और द्रुत विलंबित में 12, बसंत तिलका में 14, और मालिनी में 15, मंदाक्रांता और शिखड़ी में 17, शार्दुल में 19, और सवैया बताए थे 22 से लेके 26। इसमें सुंदरी सवैया रखिएगा कितना होता है? 25। सुंदरी सवैया में कितना? 25। और घनाक्षरी में 31, और रूप घनाक्षरी में 32, और आपका देव घनाक्षरी में 33। आप कितना समझ में नहीं है? और मुक्तक छंद में बस याद रखिएगा जूही की कली, जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। और पूछेगा मुक्तक छंद के प्रवर्तक किसे मानता है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी लीला जी को मानता है। और इन्हीं की कविता की कौन था? जूही की कली। तो सीधे सीधे पूछेगा कि जूही की कली में कौन सा छंद है, तो क्या बताएंगे? मुक्तक छंद। या पूछ देगा जूही की कली जो कविता है किसका है, मतलब किसकी ये रचना है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी लीला जी का है। तो इतना बात याद रखेंगे तो छंद में क्वेश्चन आपका बन जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम्पल बोलेंगे और उस एग्जाम्पल में क्या करेंगे? मात्राओं को आप गिनेंगे और गिनने के बाद ये डिसाइड करेंगे कि वो किस प्रकार का छंद है। अब देखिए वो तभी डिसाइड कर पाएंगे कि आपको जो मात्रा बताया था ना कौन किस में कितना होता है, तभी आप क्या कर सकते हैं? पढ़ा सकते हैं। अब देखिए मैं 5 मिनट में जितना भी पढ़ाया हूँ उसको रिवीजन कर दे रहा हूँ कि मैंने क्या पढ़ाया। पहला सीधे सीधे पूछा कि छंद जो है किस धातु से बना है? शब्द धातु से। इसका सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। कहाँ? 10वें मंडल में। और फिर उसके बाद वहां पे कहाँ पे मिलता है? 10वें मंडल में कहाँ पे मिलता है? तो पुरुष सूक्त। कहाँ मिलता है? अब बताइए छंद शास्त्र की रचना किसने किया था? पिंगल मुनि। छंद को और दूसरा नाम किस नाम से जानते हैं? पिंगल। किस नाम जानते हैं? अब आता है कि छंद के कितने अंग होते हैं? 7। पहला क्या होता है? चरण पाद्या पद। चरण पाद्या समांतर किसी भी छंद में कितने चरण? 4। और किसी में 6 चरण होते हैं? कुंडली और छप्पन में। और जब 4 चरणों को दो पंक्ति में लिखते हैं तो एक पंक्ति को क्या कहते हैं? दल कहते हैं। वर्ण और मात्रा बता दिया था। वर्ण भी कितने प्रकार के होते हैं? 2। एक आपका लघु, एक और मात्रा किसे कहते हैं? तो वर्ण के उच्चारण काल में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। तो मात्रा भी कितने प्रकार का? तो लघु और गुरु कहिए या आपका दीर्घ कहिए, बात एक ही है। उसके बाद बताया संख्या और क्रम। तो संख्या का मतलब क्या? वर्ण और मात्रा को गिनना क्या होता है? संख्या का। क्रम का मतलब क्या होता है? लघु और गुरु का क्या करना? निर्धारण करना है। क्या करता है? क्रम करना था। बात समझ में आई नहीं आ रहा है? और उसका बाद आता है गढ़। गढ़ का शाब्दिक अर्थ क्या बात था? समूह। गढ़ कितने होते हैं? 8। इसको याद करने के लिए क्या बताया हूँ? यह माता राजभान। इससे सारे गढ़ क्या हो जाएंगे? अब देखिए एक क्वेश्चन इसी पे मैं आपसे पूछ दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन आपके पूछ रहा हूँ कि मान लीजिए लिखा है कमला। क्या लिखा है? कमला। ये बताइए कमला में कौन सा गढ़ है? थोड़ा बताइए आप लोग, रफ में पढ़ाई तो सभी लोग कमला में बताइए कि कौन सा गढ़ है। चलिए देखते हैं कितने लोग बता सकते हैं।
हो गया। अब बताइए कि कमला में कौन सा गढ़ आ रहा है? हाँ, तो यहाँ पे देखिए इसका पहले मात्रा लिखेंगे। इसका कितना मात्रा? एक। और इसका मात्रा? एक। इसका मात्रा? तो दो। अब बताइए ऐसा जो है गढ़ में कौन सा गढ़ होता है? सगढ़। अब देखिए सगढ़ में देखिए आप लिखे होंगे फार्मूला, य माता, राज, भान और सलगा। अब बताइए ऐसा मात्रा कहाँ पे मिलेगा? तो देखेंगे यहाँ पे जो सगढ़ होता है, क्या होता है? सगढ़। तो सगढ़ की ये मात्रा क्या होता है? आपका एक और दो ही होता है। तो यहाँ पे यदि पूछेगा कि कमला में कौन सा गढ़ बताएंगे तो क्या बताएंगे? सगढ़। तो सीधे सीधे एग्जाम में कभी यही पूछ लेगा कि कोई शब्द दे देगा, पूछ देगा कौन सा इसमें गढ़ है। तो थोड़ा सा जाइए पानी पी लीजिए और पानी पी के आइए, तब इसमें क्वेश्चन कराएंगे। बात समझ नहीं समझ?